1959 में सोवियत रूस के यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे यूरल माउंटेन्स पर हाइकिंग करने के लिए एक ग्रुप बनाते हैं। जनवरी 27 को यह ग्रुप अपना ट्रैक शुरू करता है। उन्होंने अपने घर वालों को बताया था कि वह 16 दिन के अंदर इस ट्रैक को पूरा कर वापस उन्हें टेलीग्राम करेंगे, पर 23 दिन बाद भी वो नहीं लौटते तो घर वाले पुलिस को सूचना देते हैं और उनकी खोज शुरू होती है। कुछ दिन बाद उस बर्फीले सुनसान इलाके में उनका आधा फटा हुआ टेंट बर्फ से ढका हुआ मिलता है। इसके बाहर उन्हें उनके पैरों के निशान मिलते हैं। उन निशानों से पता चला कि उनमें से ज्यादातर नंगे पांव थे और कुछ सिर्फ सॉक्स पहने हुए थे। खोज करने पर उनकी डेड बॉडीज टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर मिलती है और हैरानी की बात यह थी कि उन डेड बॉडीज के शरीर पर केवल अंडरवियर था। 3 डेड बॉडीज पर चोटों के निशान थे। एक की आंखें और एक की जीभ और आंखें गायब थीं। बाकी 4 डेड बॉडीज भी उन्हें बर्फ में दबी मिलती है। कहानी और पेचीदा तब बन जाती है जब 2 के कपड़े औरों से ज्यादा रेडियो एक्टिव पाए जाते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज ने जांच के बाद इसके पीछे किसी अननोन नेचुरल फोर्स को रीजन बताया, पर सब जानना चाहते थे कि वहां ऐसा हुआ क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। इगोर डियातलोव 23 साल का पॉलिटेक्निक स्टूडेंट, जिसे पहाड़ों पर हाइकिंग करने का बड़ा शौक था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर एक 16 दिन की स्की एक्सपीडिशन ट्रिप प्लान करता है, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी ये ट्रिप रशिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री को जन्म देने वाली है। इस ट्रिप पर उनका ये ग्रुप 400 किलोमीटर दूर तक ऐसे रास्ते पे स्की करने वाले थे जो आज तक किसी रशियन ने नहीं किया था। डियातलोव के साथ उसकी क्लासमेट जीना कोलमोगोरोवा और उसका खास दोस्त जॉर्जी क्रिवोनिश्चेंको था, जो 2 साल पहले उसी कॉलेज से पास आउट हुआ था। इसके साथ ही फ्रेंच डिसेंट के 2 लोग रुस्टेम और निकोलाई भी साथ जा रहे थे। 3 लोग और यूरी यूदिन, अलेक्जेंडर कोलेवातोव और यूरी दोरोशांको थे। इस ट्रिप में जीना के साथ एक और लड़की थी जो महज 20 साल की थी, जिसका नाम था ल्यूदा दुबिनिना। आखिरी मोमेंट पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एक और मेंबर को ऐड कर देता है। वो था 37 साल का सेमियोन ज़ोलोतार्योव, जो एक रिटायर्ड फौजी था। वो इस ग्रुप में सबसे बड़ा था। इस ग्रुप का हर मेंबर ग्रेड 2 का प्रोफेशनल हाइकर था और इस ट्रैक को पूरा करने के बाद उन्हें ग्रेड 3 का सर्टिफिकेट मिल जाता। ये 10 लोग 23 जनवरी 1959 को ट्रेन से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। गाने गुनगुनाते, मौज मस्ती करते वो लोग इस ट्रिप पर हो रही घटनाओं को अपनी डायरी में भी नोट कर रहे थे। उनमें से 5 के पास फोटोज के लिए कैमरा भी थे। 2 दिन की रेल यात्रा के बाद वो लोग आइवोडल पहुंचते हैं, जो कि एक रिमोट टाउन था। वहां से वो लोग 1 दिन की बस जर्नी कर उन पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें अगले दिन अपना एडवेंचर शुरू करना था। वो लोग उस रात सेकंड नॉर्दर्न नाम के लॉज में रुकते हैं, पर उसी रात उनमें से एक मेंबर यूरी यूदीन के पैरों में बहुत दर्द होने लगता है, जिससे उसका आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया था। आखिरी मोमेंट पर वो इस ट्रिप से बैकआउट कर जाता है, पर उसे शायद ये नहीं पता था कि उसका वापस जाने का डिसीजन उसकी लाइफ बदल कर रख देगा। 28 जनवरी को वो लोग यूरी को अलविदा कहकर माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं। उनका प्लान था कि वो लोग 12 फरवरी तक वापस विजाई नाम के गांव पहुंचकर कॉलेज अथॉरिटीज और फैमिलीज को टेलीग्राम कर देंगे, लेकिन वो टेलीग्राम कभी नहीं आया। कॉलेज के स्पोर्ट्स क्लब ने सोचा कि शायद वो लोग बीच में कहीं रुक गए होंगे, क्योंकि उस वक्त वहां तेज बर्फीले तूफान आने की रिपोर्ट्स आई थी। पर जब कई दिन बीत गए तो उनकी फैमिलीज को उनकी चिंता होने लगी और वो अथॉरिटीज पर प्रेशर डालने लगी। 20 फरवरी को उनकी तलाश शुरू की जाती है, जिसमें उनके कॉलेज के कई वॉलंटियर्स, बच्चे, आर्मी और मनसी ट्राइब के लोग जो उन पहाड़ों और जंगल में सदियों से रहते आए हैं, वो खोज में जुट जाते हैं। 25 फरवरी को दूर दूर तक पहाड़ों में खोजने पर स्टूडेंट्स को स्की ट्रैक्स मिलते हैं। उन निशानों का पीछा करते हुए वो लोग एक पहाड़ के स्लोप पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें हाइकर्स का बर्फ में आधा दबा हुआ टेंट मिलता है। ये जिस पहाड़ पर था, मानसी ट्राइब के लोग उसे खोलत शाखल यानी डेड माउंटेन कहते हैं। जब बर्फ हटाकर टेंट को चेक किया गया तो उसके अंदर कोई नहीं था। टेंट कई जगहों से फटा हुआ था, पर इसके अंदर की चीजें बड़े साफ सुथरे अंदाज से अंदर रखी हुई थी। स्की बूट्स, कुल्हाड़ी और दूसरा सामान दरवाजे के साइड में जो का त्यों था। खाना बिल्कुल ऐसे तैयार रखा हुआ था मानो थोड़ी देर में खाया जाएगा। हीटिंग के लिए लकड़ियों का बंडल, कैमरास, जर्नल्स और कपड़े सब वहीं था, सिवाय उन लोगों के। वहां से 100 फीट दूर सर्च पार्टी को उनके बर्फ पर चलने के निशान मिले। मैं क्लियर कर दूं
कि ये भागने के निशान नहीं थे। लगभग सब के सब सिर्फ अपनी सॉक्स में बाहर आए थे और कुछ नंगे पांव भी थे। सिर्फ एक इंसान ने अपने पैर में एक स्की बूट पहना हुआ था। जब टीम ने इन फुटप्रिंट्स को फॉलो किया तो वो 800-900 मीटर दूर नीचे घाटी की तरफ पेड़ों में जाकर गायब हो रहे थे। अगले दिन रेस्क्यू टीम को सबसे पहले क्रिवोनिश्चेंको और दोरोशेंको की लाश एक लंबे देवदार के पेड़ के नीचे मिलती है, जो टेंट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर था। उनकी बॉडीज एक बुझी हुई आग के पास पड़ी हुई थी और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने शरीर पर अंडरवेयर के अलावा कुछ नहीं पहना था। ये उन कॉलेज वॉलंटियर्स के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनके लिए अभी तक सिर्फ ये एक रेस्क्यू मिशन था। उन्हें ये लग रहा था कि वो कहीं जंगल में भटक गए होंगे, पर उन दोनों की लाशों के बरामद होने के बाद मामला और गंभीर हो गया था। इतनी ठंड में उनका इतने कम कपड़ों में मिलना कई सवाल खड़े कर रहा था। जांच करने पर पता चला कि इस पेड़ के 12-15 फीट ऊपर से टहनियां तोड़ी गई थीं और पेड़ के तने पर फटे कपड़ों और थोड़ी सी स्किन के टुकड़े पाए गए। उसी दिन शाम को उस पेड़ से 1000 फीट दूर ड्यातलॉव और कोलमोरगोरोवा की डेड बॉडी मिली। वो दोनों ही टेंट के डायरेक्शन में दूर मिले थे। उन दोनों ने मुट्ठियां बंद की हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो वापस टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। जब उन 4 डेड बॉडीज की ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि क्रिवोनिश्चेंको की उंगलियां काली पड़ चुकी थीं और उसके मुंह और पैर पर 3rd डिग्री बर्न के निशान थे। उसके मुंह में मांस का थोड़ा सा टुकड़ा भी पाया गया, जो उसने अपने दाहिने हाथ से चबाकर खाया था। दोरोशेंको के सिर के एक साइड के कई बाल और उसकी एक जुराब भी जली हुई थी। चारों बॉडीज पर छिलने, खुरचे जाने और कट्स के निशान थे। इसके कुछ दिन बाद स्लोबोदिन की डेड बॉडी भी रिकवर कर ली गई। वो भी उस स्लोप पर टेंट की डायरेक्शन में वापस जाता मिला। उसके एक पैर में एक जुराब और दूसरे में एक जूता था। ऑटोप्सी में उसके सिर में एक छोटा सा फ्रैक्चर भी था। अब इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई और इसके इंचार्ज थे लेव इवानोव। उन बॉडीज पर टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट किए गए, चश्मदीदों के बयान लिए गए, डायग्राम और सीन का मैप बनाकर सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। उस टेंट को भी जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां एक बहुत ही हैरतअंगेज बात सामने आई। जेल में यूनिफॉर्म फिटिंग के लिए आए एक टेलर ने फटे हुए टेंट के कपड़े को देखकर बताया कि इसे अंदर से काटा गया है, क्योंकि जब किसी कपड़े को अंदर से बाहर की तरफ काटा जाता है तो रेशे बाहर की डायरेक्शन में निकलते हैं। यानी कि कुछ ऐसा हुआ था जिससे वो लोग जल्दबाजी में अपना टेंट काटकर नंगे पांव बाहर बर्फीले तूफान में भागे, जहां -30 डिग्री से कम तापमान था। वो कोई नौसिखिए नहीं थे, उन्हें ऐसी सिचुएशन का एक्सपीरियंस भी था और वो ऐसी ठंड में इतने कम कपड़े पहनकर बाहर आने का अंजाम बहुत अच्छे से जानते थे। इसका एक ही मतलब था कि कुछ ऐसा हुआ था जिससे बचकर वो जल्दी से वहां से निकलना चाहते थे। पर टेंट फाड़ने के बाद वो भागे नहीं, बल्कि चल कर गए। 4 बॉडीज अब भी मिसिंग थीं। इस हादसे के 2.5 महीने के बाद जब मई में पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी तो वहां एक मानसी शिकारी और उसके कुत्ते को जंगल में बर्फ से बनी एक गुफा सी मिली। ये गुफा उस देवदार के पेड़ से 250 फीट दूर थी, जहां शुरुआती 2 लाशें मिली थीं। उस गुफा के अंदर टहनियों का एक फ्लोर बनाया हुआ था। फटे हुई कपड़ों को जमीन पर बिछाया हुआ था, जिसमें एक काली स्वेट पैंट थी जिसका राइट पांव कटा हुआ था और एक लड़की के स्वेटर का आधा लेफ्ट साइड का हिस्सा था। सर्च टीम को बुलाया गया और जब उस जगह को खोदा गया तो बर्फ के 10 फीट नीचे उन्हें बाकी 4 लोगों की लाशें मिली। इस गुफा के नीचे एक पानी की धारा थी जहां ये डेड बॉडीज मिली थीं। ऑटोप्सी में पता चला कि उनमें से 3 के शरीर पर गहरी चोटें थीं। निकोलाई की खोपड़ी इतनी फ्रैक्चर्ड थी कि उस टूटी खोपड़ी के टुकड़े उसके दिमाग में घुस गए थे। ज़ोलोटारियोव, जो उस ग्रुप में सबसे बड़ा और रिटायर्ड फौजी था, उसकी और दुबिनिना की चेस्ट क्रश्ड मिली, जिसमें कई रिब्स टूटी हुई थीं। मेडिकल एग्जामिनर ने उनके हालात को देखकर बताया कि ये इंजरीज ऐसी है जैसे किसी कार के हाई स्पीड से किसी से टकराने पर होती है। वैसे तो उनमें से किसी की भी बॉडी पर बाहर से पेनिट्रेट करने वाले घाव नहीं थे, पर ज़ोलोटारियोव की आंखें गायब थीं और दुबिनिना की आंखें, जीभ और ऊपरी होंठ गायब था। गहन जांच से ये भी पता चला कि कुछ विक्टिम्स दूसरे साथियों के शरीर से उठाए या काटे हुए कपड़े पहने हुए थे। एक और पेचीदा बात यह थी कि कुछ कपड़ों में दूसरों से ज्यादा रेडिएशन थी। 28 मई को जांच अधिकारी इवानोव ने बीच में ही इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दिया और उनकी मौत की वजह एन अननोन कंपेलिंग फोर्स बताई गई, यानी
कोई ऐसी ऊर्जा या ताकत जिससे वो खुद को नहीं बचा पाए। जांच बंद होने से उन हाइकर्स के परिवार और जानने वालों को काफी सदमा लगा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि इस हादसे के पीछे सोवियत रूस की सीक्रेट एजेंसी केजीबी का हाथ था। सरकार ने इस ट्रेजेडी के लिए उन लोगों को सजा दी जिसका इससे कोई लेना देना नहीं था। सरकार ने उस कॉलेज के डायरेक्टर, स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन, लोकल कम्युनिटी पार्टी के सेक्रेटरी, वर्कर यूनियन के डायरेक्टर और एक यूनियन इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल दिया। इसी के साथ इस केस से रिलेटेड फाइल्स, फोटोग्राफ्स और सबूतों को क्लासिफाइड कर दिया गया, यानी अब वो पब्लिक के देखने के लिए अवेलेबल नहीं थे। जहां उन हाइकर्स की डेथ हुई थी उस जगह को भी कुछ सालों तक सीज कर दिया था और उस जगह का नाम इगोर दयातलोव के नाम पर दयातलोव पास रख दिया। पर दशकों बाद घर वालों के प्रेशर, लोगों की इस मिस्ट्री में बढ़ती रुचि और सोवियत रूस के पतन के बाद की वजह से इन सब चीजों को लोगों के सामने पेश कर दिया गया। इस मिस्टीरियस केस ने लोगों को खूब उलझा कर रखा। टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड कई थ्योरीज सामने आती रहीं, जहां कुछ थ्योरीज को सुनकर ऐसा लगता कि कई सवालों के जवाब मिल गए हैं, पर कई और अहम सवाल तब भी बच जाते और मामला और उलझ जाता। लोगों ने इन मौतों को कई रहस्यमयी चीजों से जोड़ा। कुछ का मानना था कि इसके पीछे पहाड़ों में रहने वाले आदिमानव येटी का हाथ है, तो कुछ इसके पीछे सरकार द्वारा किए गए सीक्रेट वेपन्स को जिम्मेदार मानते, क्योंकि उनके कैमरा की आखिरी पिक्चर एक ब्लर्ड रोशनी की थी, जो मानो आसमान से उतर रही कोई चीज हो। 2021 में जोहन गौमे और अलेक्जेंडर पुजरिन नाम के दो रिसर्चर्स ने इस केस से रिलेटेड अपनी थ्योरी पेश की। एक्चुअली उस दिन ये ग्रुप एक दूसरे माउंटेन पर अपना टेंट लगाने वाला था, पर उस दिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से वो वहां पहुंच नहीं पाए और उन्होंने स्लोप पर टेंट लगाने का फैसला किया। स्लोप थोड़ा ज्यादा था, इसलिए उन्होंने लेवल बराबर करने के लिए बर्फ खोदी और फिर टेंट लगाया। इस तरीके से उन्हें तेज चल रही हवाओं से भी एक कवर मिल गया। पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि उस दिन वहां -30 डिग्री तापमान था और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही थीं। उनका आइडिया तो अच्छा था, पर खोदने से ऊपर स्लोप वाली आइस का स्ट्रक्चर वीक हो गया। जब वो लोग सो रहे थे तो ऊपर जमी बर्फ की स्लैब फिसलकर उनके टेंट पर आ गिरी, जिससे उन्हें वो चोटें लगी थीं। इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए टेंट काटा और बाहर निकले। उन्हें ऐसा लगा कि ये एक एवलांच है। उन्हें ये डर था कि कहीं और एवलांच ना आ जाए, और यही से गलतियों और बुरी किस्मत का एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ। वो लोग जिस भी हाल में थे, ठंड और तूफान से बचने के लिए सामने जंगल की तरफ चल पड़े। देवदार के पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, और सूखी टहनियों के लिए ही उनमें से कोई ऊपर चढ़ा होगा, इसीलिए वहां उसे थोड़े बहुत कट लगे होंगे और कपड़ों के टुकड़े फटने से ऊपर रह गए होंगे, जो जांच में मिले थे। हवाएं ज्यादा तेज होने की वजह से आग उन्हें गर्मी नहीं दे पा रही थी। इसी आग के पास क्रिवोनिश्चेंको और दोरोशेंको की लाश मिली थी, और शायद खुद को गर्म रखने और आग को जलाए रखने की जद्दोजहद में उनका शरीर जला, या शायद जब उन्होंने अपने होशो-हवास खोए तो वो आग में गिर गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि फिर उनके कपड़े कहाँ गए? एक्चुअल में दूसरे मेंबर्स ने खुद की जान बचाने के लिए उनके शरीर से वो कपड़े लिए थे, जो बाद में डेड बॉडीज के पास मिले भी। अब तक जिंदा बचे हाइकर्स को पता चल चुका था कि कोई एवलांच नहीं आ रहा, तो उनमें से 3 सर्वाइवर अपने इक्विपमेंट्स को लाने के लिए टेंट की तरफ चल दिए, जो कि वहां से 1.5 किलोमीटर था। पर अंधेरी रात को तेज बर्फीले तूफान में वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाए और ठंड से मर गए। बचे हुए 4 हाइकर्स ने अपने आप को गर्म रखने के लिए स्नो शेल्टर बनाने की सोची। यही थी वो गुफा जिसके बारे में मैंने वीडियो में पहले बताया था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका वो शेल्टर एक चलते पानी की धारा के ऊपर है, जो सर्दियों में भी नहीं जमती थी, और उनका वो स्ट्रक्चर वजन से नीचे धंस गया और बर्फ का बड़ा हिस्सा उनके ऊपर आ गिरा। इसी वजह से उन्हें इतनी तगड़ी चोटें छाती और सर पर आई थीं। पर इसके बाद भी कुछ सवाल बच जाते हैं, जैसे कि ज़ोलोटोरियव की आंखें और दुबिनिना की जीभ, आंखें और होंठ का गायब होना। ये शायद किसी जंगली जीव का काम होगा, जो सिर्फ उनकी डेड बॉडीज के नरम हिस्से को ही खा पाया। और बची बात उस रेडिएशन की, तो गहन जांच से पता चला कि अलेक्जेंडर कोलेवातोव पहले एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करता था, और क्रिवोनिशेंको ने भी
एक टॉप सीक्रेट प्लूटोनियम प्लांट में काम किया था जहां न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते थे। इस हादसे में चमत्कारी ढंग से बचे उनके दोस्त यूरी यूदिन की हादसे के 54 साल बाद 2013 में मौत हो गई। उनसे जब भी इस मामले में उनकी राय पूछी गई तो वो यही कहते कि उनकी मौत कोई नेचुरल हादसा नहीं थी, बल्कि सोवियत मिलिट्री का इसमें हाथ है। उसका मानना था कि उसके दोस्त गलती से सोवियत मिलिट्री की किसी सीक्रेट वेपन टेस्टिंग वाली जगह पहुंच गए होंगे जो उनकी मौत का कारण बना। उसने ये भी बताया कि उसके सारे साथी एक्सपर्ट हाइकर और स्कीयर थे और वो एवलांच या बर्फीले तूफान जैसे नेचुरल फिनोमिनन को हैंडल करने के लिए वेल इक्विप्ड भी थे। जब सर्च पार्टी को उनका टेंट मिला तो मिलिट्री को इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों था कि वो हाइकर्स उस एरिया में क्या कर रहे थे। कैंप साइट मिलने पर जब यूरी को उनके आइटम्स की पहचान के लिए बुलाया गया तो वहां कुछ ऐसी चीजें थीं जो उसके साथियों की नहीं थीं, जैसे कि चश्मे, एक स्की का जोड़ा, एक स्की के कुछ टुकड़े और एक कपड़े का टुकड़ा जो किसी सोल्जर के कोट जैसा था। उसने ये बात जांच कर रहे कर्नल के कान में भी डाली थी, पर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसका मानना था कि डुबिनीना की जीभ काटी गई थी क्योंकि वो उस ग्रुप में सबसे ज्यादा बातूनी थी। उसने ये सवाल भी खड़े किए कि अगर उसके दोस्तों की मौत किसी अवलांच से हुई थी तो गवर्नमेंट ने केस को इतनी जल्दी बंद करके क्लासिफाइड क्यों कर दिया। असल में उस रात उस पहाड़ी पर क्या हुआ शायद हम कभी ना जान पाए। किसको पता वो अपने घबराहट में किए गए गलत फैसलों से मारे गए या फिर सच में इसके पीछे कोई खौफनाक राज था। पर यह कहानी पिछले 65 साल से लोगों के दिमाग में जिंदा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर एक नई हैरत अंगेज कहानी के साथ वापस आऊंगा। मैं आपका साथी नकाब पोश।